सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की वीडियो में हम जो कारक पढ़ रहे थे, विभक्तियां पढ़ रहे थे कारक में, जो 9वीं कक्षा के सिलेबस के हिसाब से हैं। 9वीं कक्षा के सिलेबस में 2022-23 में 9वीं कक्षा के सिलेबस में 2022-23 में 9वीं कक्षा के सिलेबस में जो विभक्ति है तृतीया विभक्ति, वो हम पढ़ेंगे। तृतीया विभक्ति में कौन कौन से नियम है वो सारे हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से नियम आपके सिलेबस में, मैं पहले वो लिख देती हूँ। ये हैं सह, साकम, सार्धम, समम। ठीक है, चार तो ये हैं और चारों का मीनिंग भी एक ही निकलेगा आपका। सह, साकम, समम, सार्धम। उसके बाद आपका है विना और अलम। उसके बाद आपका है सदृश है और हीन। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये जो टेबल्स ही मैंने यहाँ पे बना दी है, सिलेबस वाले जितने भी हैं उनका मीनिंग बताते हुए और वाक्य लिख करके मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दूंगी। इसी में समझा देती हूँ। तो सह का अर्थ होता है साथ। तो ये जितने भी हैं ये चार शब्द, इन चारों का मीनिंग होता है के साथ। ठीक है, एक ही मीनिंग है और एक ही वाक्य को आप इस तरीके से समझ सकते हो। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो कि रामः पित्रा सह विद्यालयं गच्छति। रामः पित्रा सह विद्यालयं गच्छति, ये आपका वाक्य हो गया सह के मीनिंग में। अब यहाँ पे सह की जगह पे आप ये जो बाकी के तीन बच गए वो भी लिख सकते हो, सेम ही वाक्य है। और यहाँ पे आप लिख दो साकम, सार्धम और समम। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। अब कहने का मतलब ये है कि ये शब्द आपको जहां दिखाई देंगे, उपपद विभक्ति जो होती है ना बेटा, उपपद विभक्ति का मतलब ही ये होता है कि जब आपको कोई पद विशेष दिखाई दे, कोई एक स्पेशल पद आपको वहां पे मिलेगा, उस पद को देख करके आपको विभक्ति का इस्तेमाल करना है, उपपद विभक्ति। अब यहाँ पे वाक्य के बीच में आपको क्या पद मिलेगा तृतीया में? सह, सह, साकम, सार्धम और समम। इन चारों में से आपको कोई भी एक शब्द वाक्य के बीच में मिल जाए तो इन शब्दों से पहले जो शब्द है, यहाँ पे आपको पेपर में रिक्त स्थान मिलेगा। जैसे यहाँ पे पित्रा लिखा हुआ है, इस जगह पे पेपर में आपको रिक्त स्थान मिलेगा। तो आपको क्या करना है? सह का मतलब है के साथ। तो जिसके साथ कोई काम करे, जाए, खेले, खाए, कुछ भी करे, जिसके साथ जो किया जाएगा उसमें तृतीया होगी। यानी कि पिता के साथ जाता है तो पिता शब्द में तृतीया लगेगी। ठीक है, यहाँ पे पित्रा शब्द, पिता का तृतीया क्या बनेगा? पित्रा। जैसे पितरी शब्द होता है और पितरी का शब्द रूप जब आप चलाते हो तो तृतीया विभक्ति का एक वचन होता है पित्रा। जैसे बालक शब्द है तो बालक का तृतीया क्या होगा? बालकेन। तो मैक्सिमम तो एन लग करके बन जाते हैं लास्ट में, शब्द के अंत में, बालकेन, रामेण, मोहनेन। ठीक है, पुल्लिंग शब्द। कुछ शब्द होंगे जो पितरी की तरह हैं तो उनमें हो जाएगा आपका पित्रा। मान लो मातृ, यानी कि माता है, मातृ, या भ्रातृ, भाई हो, तो उनमें आपको क्या करना है? लास्ट में त्रा लगाना है, मात्रा, भ्रात्रा। यानी कि कहने का मतलब ये है, ये जो चार शब्द है ना, सह, साकम, समम और सार्धम, ये जो आपके चार शब्द हैं, इन चारों शब्दों से पहले जो रिक्त स्थान होगा उसमें जो आप भरोगे शब्द, उसमें तृतीय विभक्ति आएगी। ठीक है, और बहुत बार आपको ऑप्शन भी दिए होते हैं। तो यहाँ पे जो शब्द मैंने लिखे हैं, या तो री जिसके अंत में है, पितृ, मातृ, भ्रातृ, वो वाले ज्यादा आते हैं, या फिर बालकेन, एन वाले ज्यादा आते हैं। और अगर आपका स्त्रीलिंग शब्द हो, जैसे कि राम सीता के साथ विद्यालय जाता है, अगर आपको कोष्ठक में अगर आपको भरना है सीता शब्द,
तो सीता का तृतीया क्या आएगा? सीतया। एक प्रश्न भी लास्ट में मैं आपको दे करके ये समझा दूंगी कि किस तरह से आपको रिक्त स्थान भरने हैं, और मुझे ऐसा लगता है शायद यहाँ से आप कुछ समझ पाए होंगे। उसके बाद अगला शब्द है आपका विना। विना का अर्थ क्या होता है? किसी चीज के बिना, ठीक है। जैसे जल के बिना जीवन नहीं है, तो हिंदी में बिना ब है और यहाँ पे बिना है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? मैंने लिख दिया जलम। विना में क्या होता है? विना में द्वितीय, तृतीय और पंचमी सारी लगती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, मैंने यहाँ पे द्वितीय लिख दी, लेकिन इसका वाक्य हम तृतीय वाला यहाँ पे बनाएंगे। तो रिक्त स्थान, फिर आपको यहाँ पे लिखा है विना, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया जीवनम न अस्ति, कि जीवन नहीं है, किसी के बिना जीवन नहीं है। अब यहाँ पे जो आपको रिक्त स्थान दिखाई दिया, ये वाला जो रिक्त स्थान आपको यहाँ पे दिखाई दिया है, इसमें आपको भरना है शब्द, ठीक है। यहाँ पे शब्द भरना है, और आगे कोष्टक में आपको शब्द दे दिया। जैसे यहाँ पे आपको दे दिया जल। बहुत बार जो उपपद विभक्ति वाला होगा शब्द, उसमें इस तरीके से कोष्टक में शब्द दिए होते हैं, ठीक है। तो ये जो होगा ना, विना को देखते, ये जो विना आपको दिखाई देगा, इस विना को देखते ही आप यहाँ पे रिक्त स्थान में शब्द भरोगे, और वो शब्द विना को देखते ही या तो द्वितीय होगा या तृतीय होगा, पंचमी होगा। और यहाँ पे कोष्टक में जो दो शब्द दिए हैं या चार शब्द दिए होंगे क्या क्या करके विकल्प, उनमें से केवल एक ही सही होगा। तो आपका यहाँ पे जलेन और जलाए में से जलेन सही है, क्योंकि आपको तृतीया लगानी है, ठीक है। अभी हम अगला शब्द देखते हैं। अब आपके केवल 3 शब्द बच गए हैं यहाँ पे। अलम सदृशः, अलम सदृशः और हीनः, ये 3 शब्द आपके बच गए हैं सिलेबस में से। अभी ये भी करा देती हूँ। अलम का अर्थ होता है रोकना, किसी चीज से रोकना, बस कर या मत कर, इस तरह का अर्थ होता है अलम से, ठीक है। बस कर या मत कर मतलब रोकना किसी चीज से, ये होगा। तो आपका जैसे वाक्य है रिक्त स्थान, सॉरी, पहले आपका यहाँ पे लिखा होगा अलम, अब यहाँ पे लिखा होगा कोलाहलेन, ठीक है। तो जिस चीज से रोका जाए उसमें तृतीया होगी। कोलाहल मतलब शोर करना, तो शोर करने से रोका जा रहा है, तो कोलाहल शब्द में, शोर शब्द में तृतीय विभक्ति लगेगी, तो कोलाहलेन हो गया। जैसे मैं यहाँ पे एक पेपर की तरह से शब्द दे रही हूँ, आपका यहाँ पे लिखा हो गया अलम, फिर आपको दे दिया रिक्त स्थान, और फिर है कोष्टक, और कोष्टक में है शब्द, पहला है मिथ्या भाषणम और दूसरा है आपका मिथ्या भाषणेन। देखिए पहले तो आपको रूप तो याद होने ही चाहिए, बिना रूप के तो आप समझ नहीं पाओगे। कम से कम बालक का शब्द रूप, एक लता का शब्द रूप, एक बालक का शब्द रूप, कम से कम 2 शब्द रूप तो आप याद कर ही लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, तभी आप ठीक कर पाएंगे। अब दूसरी बात है, मैंने तृतीय विभक्ति की पहचान तो आपको बताई दी। पुल्लिंग में लास्ट में एन लगता है, स्त्रीलिंग में अया लगता है, और जिनके अंत में री हो उनमें त्रा लगता है, ठीक है। जैसे बालक में बालकेन, बालक पुल्लिंग शब्द है, सीता शब्द स्त्रीलिंग है, तो अया जैसे लगाओगे तो आपका बन जाएगा सीतया। और पितरी शब्द में अंत में क्या है री, तो उसका बन जाएगा पित्रा, मात्रा, भ्रात्रा, ठीक है। इस तरीके से तृतीय विभक्ति का रूप, ये मैंने केवल एक वचन बताया है, केवल एक वचन बताया है। द्विवचन क्या होता है? बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई, बहुवचन में आई लगता है, तो वो शब्द रूप आपको याद होना ही चाहिए। अब आगे देखते हैं हम सदृश है। सदृश का मीनिंग क्या होता है? समान, मतलब तुलना की जाती है, बराबर, ठीक है। समान बराबर तुलना की जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे वाक्य लिख देती हूँ, सह रिक्त स्थान सदृशः अस्ति। अब आपको क्या करना है बेटा, बार बार ये शब्द बोलने का मतलब क्या है? जो मैंने यहाँ पे शब्द लिखे हैं, पहले भी मैंने इसी वीडियो में शुरू में कराए वो भी, और ये शब्द बोलने का मतलब क्या है कि वाक्य में आपको ये शब्द देखने हैं, और इन शब्दों को देखते ही जो रिक्त स्थान में भरना है उसमें आप तृतीय विभक्ति लगाएंगे,
ठीक है, तो यहाँ पे सदृश्य के पहले यहाँ पे रिक्त स्थान है। सदृश्य को आपने देखा और सदृश्य को देख करके आप कोष्टक में शब्द देखिए। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूं जो ऑप्शन है आपके देवम, देवेन। तो आपको क्या लगता है सदृश्य को देखते आपका कौन सा छांटेंगे? देवेन, एन वाला आपको छांट करके इसमें रिक्त स्थान में भरना है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। आपका एक शब्द यहाँ पे रह गया है हीनः। हीनः, हीन का अर्थ भी क्या होता है? एक तरह से रहित या उस चीज के बिना, मतलब ठीक है, जैसे विद्याहीन है वो, यानी कि उसके पास विद्या नहीं है, विद्याहीन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल, जैसे मैं दे रही हूं यहाँ पे, मनुष्य है रिक्त स्थान हीनः, यानी कि मैक्सिमम टाइम तो रिक्त स्थान के बाद वाले शब्द पे ही नजर आपको लगानी है। ठीक है, मनुष्य है रिक्त स्थान हीन है, दुखम, मैं वाक्य यहाँ पे नीचे लिख करके पूरा कर रही हूं, प्रापनोति। अब आपको ये रिक्त स्थान दे दिया, अब आपको क्या करेंगे? या तो 4 ऑप्शन होंगे या 2, मैक्सिमम टाइम तो 2 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट में मैं शब्द लिख रही हूं, मैंने यहाँ पे शब्द लिख दिया धनाए या धनेन। आपको हीन को देखते ही तृतीय विभक्ति लगानी है, हीन को देख के। तो तृतीय विभक्ति यहाँ पे किस में है? धनेन में है, तो आपका धनेन ऑप्शन सही होगा। कहने का मतलब क्या, मैंने नियम भी समझा दिया और पेपर कैसे करना है वो भी मैंने समझा दिया। तो आपको इन पॉइंट का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।